गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम इस वीडियो में क्लास 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र की बात करेंगे। और जो हमारी अकाउंटेंसी की लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात की थी कि राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपके वेटेज है चैप्टर बाय चैप्टर, वो हमने बात की थी। तो बच्चों, आज हम अकाउंटेंसी का आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 आपका स्टार्ट करेंगे। और आपका चैप्टर नंबर 1 है साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, ठीक है बच्चों। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए, जो आपके 4 चैप्टर आएंगे पार्टनरशिप के पहले, उनमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो साझेदारी का इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम नॉर्मल बेसिक बात करेंगे साझेदारी की। चैप्टर नंबर 2 आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि साझेदारी में चैप्टर नंबर 2 में कि साझेदारी में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 3 में हम फिर बात करेंगे कि किसी साझेदार का रिटायरमेंट होता है या किसी साझेदार की डेथ होती है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और चैप्टर नंबर 4 में हम फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे, यानी कि फर्म का समापन के संबंध में अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको पहले साझेदारी के बारे में समझा देता हूँ। मान के चलो ये 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ये दोनों कहते हैं कि भाई चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर के एक साझेदारी शुरू करते हैं, यानी कि एक व्यवसाय प्रारंभ करेंगे और उस व्यवसाय से जो लाभ होगा या हानि भी होती है तो उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी कि व्यवसाय में जो लाभ या हानि होंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है बच्चों। किस तरीके से लाभ या हानि को बांटेंगे। इसके अलावा व्यवसाय किसके द्वारा चलाया जाएगा, व्यवसाय कोई एक साझेदार चलाएगा या सभी साझेदारों के पास टाइम है तो सभी साझेदार चलाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो करके और फिर ये साझेदारी प्रारंभ करेंगे, ठीक है बच्चों। और साझेदारी के लिए अकेला व्यक्ति, अकेला साझेदार तो साझेदारी कर नहीं सकता है, कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं यहाँ शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। काफी टाइम पहले ये एक अनुबंध अधिनियम चलता था। साझेदारी की बातें इसी अधिनियम के अंतर्गत शामिल की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब समय चेंज होता गया तो साझेदारी की, अच्छा, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें वस्तु बेचने के संबंध में, साझेदारी के संबंध में, अन्य और भी ऐसी बातें थी जहाँ अनुबंध होता था, वो सारी चीजें यहीं पे शामिल होती थी। लेकिन फिर इसमें से कुछ सेक्शन निकाल करके, अनुबंध अधिनियम में से कुछ धाराएं निकाल करके और फिर अधिनियम बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम, ठीक है बच्चों। तो हम इसी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले नोट कर लिया है।
देखिए आप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये हम पढ़ते हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये एप्लीकेबल होता है, तो उसकी सारी बातें हम पहले इसमें पढ़ेंगे। इस अधिनियम का निर्माण भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में से हुआ। ठीक है बच्चों, अभी मैंने समझाया भी था। भारतीय अनुबंध अधिनियम को ही हमने इंग्लिश में यहाँ पे नोट कर दिया है, ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस अधिनियम में से, जो ये भारतीय अनुबंध अधिनियम होता है, इस अधिनियम में से कुछ धाराएं यानी कि सेक्शन, धाराओं को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन, कुछ धाराएं निकाल करके भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बनाया गया। ठीक है बच्चों, भारतीय साझेदारी अधिनियम पूरे देश में लागू होता है, सिर्फ कहाँ लागू नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर को। ये अभी तक का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है। आगे जब भी सिलेबस चेंज होगा, उसमें नए सिरे पर जब हम बातचीत करेंगे, तो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर, आप भी जानते हैं सेक्शन 370 अब लागू हो गया है, 370 को हटा दिया गया है। तो साझेदारी अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर लागू होता है। तो इसमें तो शेष भारत में लागू होता है, लेकिन अब नए सिरे पर जब भी बातचीत होंगी आगे चल के, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारे सारे अधिनियम अब लागू हो जाते हैं। और ये अधिनियम जो है वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे। तो कुछ परिभाषाएं आपकी अदर भी दे रखी हैं, और एक परिभाषा आपकी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत दे रखी है। तो मैंने वही परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में धारा 4 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने वही यहाँ पे नोट की है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन, अच्छा, व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए, ध्यान रखना है, व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए विशेष चीज है, ध्यान रखना है इसका, लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सभी के द्वारा, जो व्यवसाय है उसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन में ये दो मेन बातें हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो उनमें पारस्परिक संबंध है वो किसके लिए होना चाहिए, लाभों को बांटने के लिए। ठीक है, और जो व्यवसाय चलाया जा रहा है उन सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं भी आएंगी, तो देखिए वो हम परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, ए और बी ये मिलकर के साझेदारी बना रहे हैं, तो ए और बी जो व्यक्ति हैं, ए ये साझेदार होगा, बी ये भी साझेदार कहलाएगा। ठीक है, तो साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। और सामूहिक रूप से इनको सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, फर्म। ठीक है बच्चों, और जिस नाम से ये फर्म चलाई जाएगी वह फर्म का नाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, फर्म का नाम कहलाएगा। देखिए, और सामूहिक रूप से ये साझेदार जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्म कहलाएंगे। और जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के यहाँ तक? चलिए, इसके बाद हम साझेदारी की कुछ विशेषताओं की बातें करते हैं। तो साझेदारी की विशेषताएं यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, साझेदारी की 8 विशेषताएं, जिनमें सबसे पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। तो मैंने अभी बात की थी कि कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए साझेदारी में, 2 व्यक्ति। अकेला व्यक्ति थोड़ी ना साझेदारी कर सकता है, 2 और मोर देन 2 पर्सन।
सेकंड है साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना, कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर होगा साझेदारों के मध्य। बिना समझौते के साझेदारी नहीं बनेगी। समझौता ये कैसे भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, यानी कि लिखित भी हो सकता है, और बच्चों मौखिक भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि ये लिखित ही होना चाहिए, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर समझौता लिखित है तो आपको और भी कई सारे फायदे दिए जाएंगे, बेनिफिट दिए जाएंगे, और अगर मौखिक है तो आपको कुछ फायदे नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए लिखित समझौता होना ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे हम साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध की बात करते हैं, यहाँ पे लिखित या मौखिक कोई भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, पार्टनरों के मध्य एग्रीमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है लाभों का विभाजन। बच्चों मैंने अभी डेफिनेशन में भी हाईलाइट किया था कि साझेदारों के मध्य जो व्यवसाय किया जा रहा है उसमें लाभों को बांटने के लिए वो सहमत होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लाभों का विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। व्यवसाय का होना, कैरिंग ऑन अ बिजनेस। बिना व्यवसाय के लिए तो कोई पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं, साझेदारी कहलाएगी नहीं। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा। बच्चों अभी डेफिनेशन में भी हमने बात की थी, देखिए उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा। तो डेफिनेशन याद करने से कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, विशेषताएं जो है वो याद हो जाएंगी। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मान के चलो 4 पार्टनर हैं, चारों हो सकता है बिजनेस में संचालन कर रहे हैं, बिजनेस का संचालन कर रहे हैं, या हो सकता है 3 कहते हैं कि भाई चलो आप हम कभी कभी आ जाया करेंगे, और बाकी आप जो चौथे पार्टनर हैं आप ये कारोबार कर लो। चौथे पार्टनर एग्री हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 है अधिनियम एक्ट। तो बच्चों अभी मैंने बताया था इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कहीं शॉर्ट में नहीं लिखोगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही तो बनाया गया इसके लिए। ठीक है बच्चों, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। पॉइंट नंबर 7 है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। पॉइंट नंबर 8 है पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यानी कि साझेदारी और साझेदार ये एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जैसा कंपनी में होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता है। कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर अलग होते हैं, जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये विशेषताएं समझ में आई सभी के 8 पॉइंट। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा साझेदारी के प्रकार। देखिए अब साझेदारी कितने प्रकार की होती है उसकी हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, यहाँ कुछ आधारों पर साझेदारी को बांटा गया। ये आधार हैं, क्या है बच्चों, आधार, बेस हैं, ये आधार है। दायित्व के अनुसार, समय के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, वैधता लीगलिटी के अनुसार, तो इनके आधार पर हम बात करें तो दायित्व के अनुसार साझेदारी 2 प्रकार से विभाजित की गई है। एक सीमित दायित्व साझेदारी, दूसरी होती है बच्चों असीमित दायित्व साझेदारी। देखिए इनकी सभी की डेफिनेशन इनके शब्द से रिलेट करती है, तो डेफिनेशन आप अलग से रटना नहीं है, आपको इन्हीं पॉइंटों के अनुसार इनकी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, इन्हीं पॉइंटों के अनुसार। तो सीमित दायित्व साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है, वो कौन सी कहलाएगी, सीमित दायित्व साझेदारी। और असीमित दायित्व साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित नहीं होता है, वो असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। ये सीमित दायित्व साझेदारी के लिए बच्चों एक अलग से एक्ट बना हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। इसके बाद हमारा दूसरा आधार आता है समयानुसार। तो समयानुसार साझेदारी को 2 प्रकार से विभाजित किया गया, एक निश्चितकालीन, दूसरी अनिश्चितकालीन। तो निश्चितकालीन साझेदारी जो होती है बच्चों वो एक निश्चित समय के लिए साझेदारी की जाती है।
ऐसी साझेदारी जिसकी समयावधि कैसी होगी, निश्चित होगी। 5 वर्ष के लिए साझेदारी की, कैसी होगी, निश्चितकालीन। ऐसी साझेदारी जिसकी समयावधि निश्चित नहीं होती है वो कौन सी होगी बच्चों, अनिश्चितकालीन साझेदारी। ठीक है, कौन सी होगी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। यानी कि इसमें कोई ऐसा समय निश्चित नहीं है, काम निश्चित कर लिया है कि हमें ये फ्लाईओवर बनाने के लिए साझेदारी की, हमने ये बिल्डिंग बनाने के लिए साझेदारी की। ठीक है, अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य अनुसार साझेदारी, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी 2 प्रकार की होगी बच्चों, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। देखिए ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इसलिए ध्यान से समझते हुए चलना। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब होता है यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। इसका मतलब जैसे कि साझेदारों ने कहा कि भाई चलो हम 10 साल के लिए साझेदारी कर रहे हैं। ठीक है जी, साझेदारी कितने साल के लिए होगी, 10 साल के लिए। अब 10 साल कंप्लीट हो गए, अब साझेदारों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, समय अवधि तो पूरी हो गई लेकिन अभी भी हम साझेदारी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे उन्होंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये साझेदारी कौन सी कहलाएगी, ऐच्छिक साझेदारी। साझेदारी में ध्यान रखना है, कोई भी साझेदार 10 साल कंप्लीट होने के बाद में भी वो साझेदारी, समय अवधि पूरी होने के बाद में भी वो साझेदारी कर रहे हैं, तो अब कोई भी साझेदार सूचना देकर के साझेदारी को कभी भी समाप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों। विशेष साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें कोई कार्य विशेष रखा गया है, जिसमें कोई कार्य विशेष कि भाई ये उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा तो साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी, तो वो विशेष साझेदारी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद वैधता के अनुसार साझेदारी की हम बात करें तो वैधता के अनुसार 2 प्रकार की साझेदारी होती है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी वो साझेदारी होती है जो कि देश के नियम कानून के अनुसार ही साझेदारी की जाए, देश के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही साझेदारी की जाए, वो वैध साझेदारी। और जहां साझेदारी देश के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है वो अवैध साझेदारी कहलाती है। अब अवैध साझेदारी की मैंने बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख दी है कि कौन कौन सी कंडीशन में साझेदारी अवैध कहलाएगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अवैध साझेदारी की कंडीशन होती है जब साझेदारी का उद्देश्य कैसा हो जाए, गैर कानूनी हो जाए। साझेदारी करने का उद्देश्य कैसा है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी, इलीगल, सभी जानते हैं लीगल काम क्या होते हैं। तो अगर उनके संबंध में कोई साझेदारी की गई है तो वो अवैध साझेदारी कहलाएगी। ठीक है बच्चों। साझेदारी में आपको हमने पहले भी बताया था कि कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक जैसे 50 व्यक्ति होते हैं। तो अगर 2 से कम व्यक्ति हो जाएं और 50 से ज्यादा व्यक्ति हो जाएं तो वो भी साझेदारी कैसी साझेदारी हो जाएगी बच्चों, अवैध साझेदारी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करें व्यापार नीति विरुद्ध हो। साझेदारी में जो व्यापार किया जा रहा है वो कैसा हो जाए, नीति विरुद्ध हो जाए। जो नीति, जो एथिक्स की हम बात करते हैं उसके विरुद्ध हो जाए तो वो भी साझेदारी कैसी हो जाएगी बच्चों, अवैध साझेदारी। अगला है शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार हो। अगर साझेदारी में कोई, जैसे मान के चलो भारत का किसी अन्य देश से युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है, अब जो हमारे देश में पार्टनरशिप बनी उसका एक पार्टनर दूसरे शत्रु देश का, जिससे हमारा युद्ध चल रहा है देश का, उस देश का नागरिक हो तो वो साझेदारी भी कैसी हो जाएगी, अब अवैध साझेदारी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये बात की साझेदारी के प्रकार की। क्लियर हुआ पूरा टॉपिक। इसी टेबल के थ्रू आप इनके पॉइंट याद करोगे और इनकी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, साझेदारी संलेख होता क्या है कि साझेदारी में जैसे कि हमने बात की कि कुछ व्यक्ति हैं A, B, C, ये तीनों मिलकर के कहते हैं कि भाई चलो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अभी ये दोस्त हैं, जब साथ में कारोबार करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी बातों पे इनमें डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए झगड़े ना हो
आगे चल के ये झगड़े ना हो, तो ये बहुत सारी बातों पर अभी प्रेजेंट में लिखित में एक अनुबंध कर लेते हैं, लिखित में एक समझौता कर लेते हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आई, जैसे लाभ हानि बांटने की सिचुएशन आगे चल के आई, तो हम कैसे बांटेंगे, तो साहब हम इस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, किसी साझेदार को सैलरी के लिए कहा जाए तो हम सैलरी इस तरीके से, अगर मान के चलो किसी साझेदार को सैलरी देनी है तो हम इस तरीके से सैलरी देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये साझेदारों में पहले ही ये सारी बातें समझौते के रूप में पहले ही लिख ली जाती हैं, ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो। तो जो बातें पहले लिखी गई हैं उसी को बोलते हैं साझेदारी संलेख। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन देखिए, साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। देखिए अभी हमने यही तो बात की, साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता हुआ है वही क्या कहलाता है बच्चों, बताइए, साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब पार्टनरों ने जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय स्टार्टिंग में ये सारी बातें सोच ली हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पहले वो एग्रीमेंट उनमें नहीं कर पाए, बाद में वो सिचुएशन आती है। तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि अगर साझेदारी संलेख के अभाव रहता है, यानी कि उसमें ये बातें नहीं लिखी हुई होती हैं, तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले ये कुछ नियम होते हैं, 7 पॉइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट है लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा। अगर साझेदारी संलेख में पार्टनरों ने लाभ विभाजन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा है, कुछ समझौता नहीं हुआ है, तो आगे चल के लाभ विभाजन कैसा होगा, पार्टनरों का बराबर बराबर होगा। कोई भी कैपिटल नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना है, बराबर बराबर प्रॉफिट बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज के लिए अगर समझौते में कुछ नहीं कहा गया है तो अब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज किस दर से ली जाएगी, इसके संबंध में समझौते में कुछ नहीं कहा गया है, तो अब ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदारों को पारिश्रमिक, सैलरी है, कमीशन है, इनके बोनस है, इनके बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन साझेदारों से अगर किसी भी साझेदार से अगर फर्म ने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो साझेदारी संलेख के बाद में कहा जाता है कि अगर साझेदारों के ऋण पर ब्याज की बातें नहीं कही गई हैं तो उसको ब्याज कितना दिया जाएगा बच्चों, 6%, 6%। मैंने यहाँ थोड़ा ये हाईलाइट करके लिखा है, इसका ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो साझेदारों के ऋण पर बच्चों इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, 6% होगा। पॉइंट नंबर 6 है प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन का अधिकार होगा। कोई भी साझेदार व्यापार संचालन कर सकता है, व्यापार संचालन में भागीदार हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 है बच्चों प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। तो कोई भी साझेदार फर्म की पुस्तकें कभी भी देख सकता है, उनकी कार्बन कॉपी ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे साझेदारी संलेख के बाद में लागू होने वाले 7 पॉइंट थे। क्लियर हुए सभी के? चलिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं पहले। ए, बी और सी, मैं यहाँ 3 पार्टनर ये लेकर के चल रहा हूँ। तीनों पार्टनरों ने मिलकर के कारोबार स्टार्ट किया, समझौता हो गया, सभी में कारोबार स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही हमारे वर्ष का लास्ट आएगा, इस फर्म का साल का लास्ट आएगा, कोई भी हो सकता है, वित्तीय वर्ष हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। ठीक है बच्चों, वित्तीय वर्ष जानते हैं सभी, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष होता है प्रत्येक वर्ष जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है बच्चों। और कैलेंडर ईयर कौन सा होता है बच्चों, जो कि आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है बच्चों, तो जब पार्टनरशिप फर्म कारोबार कर रही है तो साल का लास्ट जैसे ही आएगा, साल का लास्ट, तो साल के लास्ट में पूरे के पूरे फर्म का प्रॉफिट और लॉस, इसकी जानकारी की जाएगी। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, P&L बना करके। और जैसे प्रॉफिट लॉस की जानकारी हुई तो वो प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब फिर किससे चलता है बच्चों, पार्टनरों से।
तो पार्टनरों से जब हिसाब किताब चलेगा, यानी कि इस लाभ को जब लाभ या हानि को जब पार्टनरों में बांटा जाएगा, तो उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा है, इस खाते में साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का नियोजन, लाभों का बंटवारा, लाभों का नियोजन किया जाता है, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इस खाते की प्रकृति कौन सी होती है? नॉमिनल अकाउंट की होती है। इसका भी विशेष ध्यान रखना, नाम मात्र का खाता है ये। एग्जाम में ये भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के लिए, बहुत आसान है बच्चों। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये DR साइड हो गई, ये CR साइड हो गई। तो अगर पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट, तो वो हम CR साइड में लिखेंगे, नेट लॉस दे रखा है तो DR साइड में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है तो उसे CR साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, ये चीजें दे रखी हैं तो हम किधर लिखेंगे? DR साइड में बच्चों। ठीक है। इसके अलावा अगर, वैसे बहुत कम कहा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया था, लेकिन चलो मैं नोट कर दिया है मैंने फिर भी, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी इसकी। अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व भी कहा गया है तो DR साइड में हमें नोट करना है बच्चों। और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा, इधर बैलेंस बचा हुआ है तो बाई पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इधर बैलेंस बचा हुआ है तो टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए बच्चों फॉर्मेट बहुत ही आसान है, और इसी फॉर्मेट में जो मदें दे रखी हैं, जो आइटम्स दे रखी हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में से बस इनकी अमाउंट ढूंढ करके लिख देंगे। कहने का मतलब ये फॉर्मेट आपको याद करना है, रखना है। फॉर्मेट में मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे याद रखोगे। नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दे रखा है CR साइड में, नेट लॉस दे रखा है DR साइड में, सबसे पहले इसका काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद CR साइड में 1 मद और DR साइड में 4 मद, 1 2 3 4, ऐसे सीक्वेंस याद रखोगे। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, CR साइड में लिख दो। क्वेश्चन में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है और ट्रांसफर टू रिजर्व है तो DR साइड में। ठीक है बच्चों। और इसके बाद अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो बाई पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, और इधर बच रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मेट इसी तरीके से आप लर्न करना। चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिकों की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी बच्चों। तो तब तक आप इन टॉपिकों पर जो मैंने आज कराए हैं इस वीडियो में है, इन पे आप प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे। ठीक है बच्चों। फॉर्मेट जरूर याद करना ताकि अगली वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आपके समझ में आसानी से आ सके। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।